हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्टडी 91 परिवार में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत। पेट के एग्ज़ाम के रिकॉर्डिंग जो हमने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की सीरीज़ बनाई है ज्योग्राफी और इकोनॉमी को मिला करके, आज उसका 5वां क्लास है। आज उसकी 5वीं क्लास है। आज की क्लास को चलिए शुरू करते हैं। सभी लोगों को एक बार फिर से गुड आफ्टरनून। जितने भी लोग लाइव आ गए हैं, जितने भी लोग अभी इस समय लाइव हैं, एक बार सेशन को शेयर करते हैं, उसके बाद आज की क्लास को शुरू करते हैं। सभी लोगों को गुड आफ्टरनून भैया, आ जाइए। आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, स्टडी 91 परिवार की तरफ से आपके लिए एक महाबचत ऑफर है नवरात्रि स्पेशल के उपलक्ष्य में। यूजीसी नेट केवल आपको मिलेगी 999 रुपए में, वीडियो री एग्जाम 249 रुपए में, पेट मॉक टेस्ट की अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए। हिंदी इंडिविजुअल की क्लास है 999 रुपए, उसके बाद पेट की हिंदी स्पेशल क्लास 149 रुपए। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये ऑफर जो है लिमिटेड समय के लिए। एक और ऑफर है आपके लिए कि पेट के प्रैक्टिस सेट और अध्ययन सामग्री, पूर्ण अध्ययन सामग्री है, जिसका कॉम्बो ऑफर केवल 350 रुपए में। चलिएगा, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है कौन सा? चलो, सभी लोगों को गुड आफ्टरनून भाई। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह, बीकानेर, जैसलमेर, चेरापूंजी। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए, अगर भारत में सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्र की बात करें तो सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कहाँ है? सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र पाया जाता है लेह में। कहाँ है? लेह। यहां पर औसतन वर्षा 20 सेंटीमीटर से भी कम है। कितने से? 20 सेंटीमीटर से भी कम है। दूसरा, जितने लोगों ने एक आंसर और आ रहा है, एक आंसर और है जैसलमेर का। किसका? जैसलमेर। एक्चुअली जैसलमेर भारत का दूसरा सबसे न्यून वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। जैसलमेर भारत का दूसरा सबसे न्यून वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है और सबसे कम वर्षा प्राप्त कहां होती है? लेह में। एक बात, उसका कारण क्या है समझिएगा। उसका कारण यह है कि यहां से चलने वाला साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, कौन सा मानसून? दक्षिण पश्चिम मानसून या साउथ वेस्ट मानसून जब यहां से ऊपर की तरफ चलता है तो यह अरावली पहाड़ी के आसपास से गुजरता हुआ जब इतनी ऊंचाई तक पहुंचता है, इतनी दूर ट्रेवल करके जाता है, तो इसके पास जलवाष्प की मात्रा बहुत कम बची होती है। जलवाष्प की मात्रा कम होने के कारण यहां पर सबसे कम वर्षा करा पाता है। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो इसका सही आंसर क्या है? ले। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा कि आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है किसमें? पिछड़े राष्ट्र के रूप में, विकसित राष्ट्र के रूप में, विकासशील राष्ट्र के रूप में, अर्ध विकसित राष्ट्र के रूप में। देखिएगा, वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत एक विकासशील राष्ट्र के कैटेगरी में आता है। किसके? विकासशील राष्ट्र की कैटेगरी में आता है। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें मुद्रा पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, केवल निर्यात होता है, ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। अब एक बात समझिएगा, जो बंद अर्थव्यवस्था आयात तथा निर्यात के आधार पर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को दो भागों में कैटेगराइज किया जाता है। एक भाग को हम कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। कौन सी? बंद अर्थव्यवस्था। और दूसरी खुली अर्थव्यवस्था। पहली कौन सी अर्थव्यवस्था? बंद अर्थव्यवस्था। दूसरी खुली हुई अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब यह है
किसी भी देश की सीमा के बाहर, किसी भी देश की सीमा के बाहर यदि बाहर, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर यदि आयात और निर्यात किया जाए, यानी कि सामान की खरीद और बिक्री अपने देश की सीमा के बाहर भी किया जाए, तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था कहलाती है खुली अर्थव्यवस्था। लेकिन यदि बाहर निर्यात ना किया जा रहा हो और बाहर से आयात ना किया जा रहा हो और ये दोनों क्या हो, बंद हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब जिस अर्थव्यवस्था का आयात निर्यात देश के बाहर भी हो रहा हो, अपनी सीमा रेखा के बाहर भी हो रहा हो, उस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं, खुली हुई अर्थव्यवस्था। क्लियर, बात समझ में आ गई। भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक खुली अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, खुली हुई अर्थव्यवस्था। अब एक क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था को ओपन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था को खुली हुई अर्थव्यवस्था कब से बनाया गया, किस सत्र से भारतीय अर्थव्यवस्था को खुली हुई अर्थव्यवस्था बनाया गया, जल्दी से बताइएगा। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ना तो निर्यात हो और ना ही आयात हो। मैंने जो क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन का आंसर आप करते रहिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहां अवस्थित है, शिमला, हैदराबाद, पटना, नई दिल्ली। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहां स्थित है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहां स्थित है, हैदराबाद में है। कहां है, हैदराबाद में। चलिए, सभी लोगों का आंसर आ रहा है हैदराबाद, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, इसे हम कहते हैं अंग्रेजी में ग्लोबलाइजेशन। इसे हम क्या कहते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। भारत में अगर हम वैश्वीकरण की बात करें तो भारत में वैश्वीकरण को अपनाया गया 1991 में। पूर्ण रूप से भारत में वैश्वीकरण को अपनाया गया 1991 में। 1991 में एक प्रोग्राम लाया गया केंद्र सरकार या भारत सरकार के द्वारा, जिसे हमने बोला एलपीजी। क्या बोला इसे, एलपीजी। अब जल्दी से बता दो एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, चलिए जल्दी बताइए, आगे आइएगा। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, अर्थव्यवस्था का एकीकरण, वित्तीय बाजार का एकीकरण, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। मैंने एक क्वेश्चन और पूछा था, मैंने एक क्वेश्चन और पूछा था आपसे। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से पहले बता दीजिए, एलपीजी का फुल फॉर्म। ठीक है, एलपीजी। अच्छा, ये जितने लोग लिक्विड पेट्रोलियम गैस बता रहे हैं ना, एलपीजी का फुल फॉर्म वो नहीं होता। 1991 में जो प्रोग्राम लाया गया एलपीजी, इसको कहते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसे क्या कहते हैं, लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन 1991 में लाया गया। अब देखिए, वैश्वीकरण का अर्थ सिंपल सा होता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था का संबंध वैश्विक स्तर पर सभी देश की अन्य देशों के साथ संबंध को स्थापित करना। हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था का संबंध दुनिया की अलग अलग देश की अर्थव्यवस्था के साथ स्थापित करना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वैश्वीकरण। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। चलो अगला क्वेश्चन,
देखिए आपका डेली यूट्यूब जो शेड्यूल है वो कैसे है। डेली का करंट अफेयर है 8 बजे से, इंडियन पॉलिटी की क्लास राहुल सर के द्वारा 9 बजे से चलती है, जीके जीएस की क्लास 10 बजे से चलती है, और उसके बाद रीजनिंग की क्लास आपकी चलती है 12 बजे से। ज्योग्राफी और इकोनॉमी मिक्स क्लास अभी 1 बजे से आपको प्रोवाइड हो रही है। मैथ्स की क्लास आपकी कितनी बजे से है? 3 बजे से। साइंस की क्लास आपको कितने बजे से मिलेगी? 6 बजे से मिलेगी आशीष सर के द्वारा। और टेट और सुपर टेट के लिए स्पेशली एक क्लास प्रोवाइड की जा रही है संस्कृत की। किसकी? संस्कृत की। चलिएगा अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिएगा भैया। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? ये जो मानव विकास सूचकांक है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है प्रतिवर्ष यूएनडीपी के द्वारा। किसके द्वारा? यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा बनाया गया था? मानव विकास सूचकांक बनाया गया महबूबुल हक के द्वारा। और एक क्वेश्चन का आंसर आप करिए कि ये महबूबुल हक अर्थशास्त्री कहां के अर्थशास्त्री थे? महबूबुल हक कहां से संबंधित है? इस क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे जल्दी से। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है। स्वास्थ्य एवं पोषण, प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, सकल नाम निवेश दर। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए HDI मानव विकास सूचकांक, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इस इंडेक्स में कई सारे मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है, कई सारे मुद्दों पर जोर दिया जाता है, बल दिया जाता है, जिसमें पोषण और स्वास्थ्य और पोषण संबंधी मुद्दे होते हैं, प्रति व्यक्ति आय संबंधी मुद्दे होते हैं, जन्म के समय जीवन की प्रत्याशा के भी मुद्दे होते हैं, लेकिन सकल नाम निवेश दर इसमें शामिल नहीं होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो गया? क्लियर? चलिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा, शैक्षिक विकास सूचकांक के अनुसार फरवरी 2011 के अनुसार भारत के 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य कौन से हैं? जल्दी से बताइएगा। शैक्षिक विकास सबसे ज्यादा किसका? अगर हम शैक्षिक गुणों की बात करें, सबसे ज्यादा लिटरेसी की अगर हम बात करें तो वह कौन सा राज्य है भारत का? केरल है। केरल के बाद है तमिलनाडु के बाद पंजाब है, पंजाब के बाद कौन है? दिल्ली है। तो सही आंसर क्या है भैया? सही आंसर यही है हमारा, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली। जितने लोगों ने आंसर बी करा है सबके गलत। चलो आ जाओ, आइएगा अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है कैसे? देखो जरा, विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, परिवार की औसत आय के आधार पर, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, देश की मलिन बस्तियों की जनसंख्या के आधार पर निर्धनता के स्तर का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? समझना कैसे किया जाता है। देखिए, विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है। कैसे किया जाता है? आय के आधार पर किया जाता है। एक्चुअली इसके कई सारे कॉन्सेप्ट हैं। अभी वर्तमान समय में इसका आकलन किसके द्वारा किया जाता है? आय के आधार पर किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? आय के आधार पर किया जाता है। एक बात समझना, 2012 में एक कमिटी आई, एक कमिटी ने अपनी संस्तुति दी, एक कमिटी ने अपनी फाइल सबमिट करके बताया, और वो समिति थी रंगराजन समिति। कौन सी समिति? रंगराजन समिति।
रंगराजन समिति। रंगराजन समिति ने यह कहा, इसके दो कैटेगरी बनाए इसने। इन्होंने ये कहा कि ग्रामीण लोगों के लिए निर्धनता का पैमाना अलग होगा और शहरी लोगों के लिए निर्धनता का पैमाना अलग होगा। कैसे बोला गया? इन्होंने ये कहा कि 47 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अगर किसकी आय हो, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 47 रुपए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पर्सन किसके लिए हो, शहर के लिए हो। और ग्रामीण के लिए कितनी होनी चाहिए? ग्रामीण के लिए बेसिकली यही होनी चाहिए 32 रुपए। कितने रुपए? 32 रुपए पर डे पर पर्सन। शहर के लिए कितनी? 47 रुपए पर डे पर पर्सन। ग्रामीण के लिए कितनी? 32 रुपए पर डे पर पर्सन। क्लियर? अगर इतनी है तो वह निर्धनता रेखा के ऊपर आएगा, निर्धनता रेखा के ऊपर आएगा। क्लियर है? कौन सी समिति? रंगराजन समिति। क्लियर है? अब सुनना, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन आपसे यहां से एक ये बनता है कि रंगराजन समिति का संबंध किससे है? रंगराजन समिति का संबंध किससे? निर्धनता पैमाने से। ठीक। दूसरा एक क्वेश्चन यहां से यह बनता है कि सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे? एक क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे? मैं आपको एक चीज बता देता हूं, सुरेश तेंदुलकर समिति ने भी इसी चीज के लिए निर्धनता आकलन का डेटा सबमिट किया, जिसमें इन्होंने यह बताया कि यदि 27 रुपए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, कितने रुपए? 27 रुपए पर डे पर पर्सन कहां हो? ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवश्यक है। किसके लिए? ग्रामीण क्षेत्र के लिए। और शहरी क्षेत्र के लिए इन्होंने क्या बताया? शहरी क्षेत्र के लिए इन्हीं की जो रिपोर्ट थी उसमें इन्होंने बताया कि 33 रुपए प्रतिदिन पर पर्सन। अगर इससे नीचे है तो आदमी क्या होगा? गरीब होगा, निर्धन होगा। इससे ऊपर है तो आदमी क्या होगा? निर्धन नहीं होगा। क्लियर? आपसे सीधा क्वेश्चन पूछता है कि सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? तो गरीबी निर्धारण। किससे? गरीबी निर्धारण या निर्धनता निर्धारण से। एक चीज और, अभी वर्तमान समय में हम बात करें तो गरीबी निर्धारण या निर्धनता रेखा का निर्धारण जो है वह किसके द्वारा किया जाता है? आकलन किसके द्वारा किया जाता है? वर्तमान समय में यह आकलन किया जाता है एनएसएसओ के द्वारा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। एक क्वेश्चन आप करेंगे, एक क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे कि एनएसएसओ की स्थापना कब की गई? एनएसएसओ की स्थापना, इसकी स्थापना कब की गई? पहला क्वेश्चन ये कि एनएसएसओ की स्थापना कब की गई। और दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे कि एनएसएसओ का हेडक्वार्टर कहां है? एनएसएसओ का हेडक्वार्टर कहां है? दो क्वेश्चन का आंसर आप करते रहिए। पहला एनएसएसओ का हेडक्वार्टर कहां है और दूसरा एनएसएसओ की स्थापना कब की गई। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। मैं एक तरफ आपको दिया गया है महत्वपूर्ण दिवस और दूसरी तरफ दिया गया है तिथि। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2 बार आ गया। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? चलिएगा इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा भाई सभी लोग। तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। उसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस, अच्छा विश्व पर्यावरण दिवस 2 बार हो गया। इसको तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ना बाकी जान लेते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा इसमें कुछ गड़बड़ है, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। अगले क्वेश्चन पे आइए। तो
अगला क्वेश्चन देखिएगा, यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए 15 मॉक टेस्ट और 25 सेक्शनल टेस्ट की एक सीरीज आपके लिए लाई गई है, जिसमें आपको 15 मॉक टेस्ट और 25 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे और 3000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विज भी मिलेगा। उसी के साथ साथ वीडियो सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा और सबसे खास बात यह है कि डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपके लिए होगा। और इस बैच से संबंधित और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व वानिकी दिवस वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे किस दिन मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। विश्व वानिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए, किस दिन मनाया जाता है भैया? विश्व वानिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 मार्च, 21 मार्च, 5 जून और 4 अक्टूबर। देखिए यहां पे जो डेट दे रखी है 8 मार्च, 8 मार्च के दिन को हम क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। क्या बताते हैं इस दिन? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। क्लियर? आगे आइएगा। 5 जून को क्या मनाते हैं हम? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। और 21 मार्च को किस दिन के रूप में मनाते हैं? विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्लियर? एक बात और, एक क्वेश्चन का आंसर और आप कर देंगे कि ये जो विश्व पर्यावरण दिवस हम मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया था? इसका मतलब है कि सीधा क्वेश्चन मैं ये पूछ रहा हूं कि विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया जाता है, कितने जून को? 5 जून को मनाया जाता है, इसके मनाने की जो परंपरा शुरू हुई वो किस दिन से शुरू हुई? इस क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे जल्दी से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? बाजार अर्थव्यवस्था वह होती है जो, बाजार अर्थव्यवस्था वह होती है जो सरकार द्वारा नियंत्रित होती है, सरकारी नियंत्रण से मुक्त होती है, अंतरराष्ट्रीय बाजार की शक्तियों से प्रभावित होती है। सभी सही है, जल्दी से बताइएगा। मार्केट इकोनॉमी इसको कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी का मतलब क्या है? बाजार अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? बाजार अर्थव्यवस्था का मतलब है ना कि किसी भी देश की ऐसी अर्थव्यवस्था जो पूर्ण रूप से कंट्रोल की जाती हो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा या मार्केट के द्वारा कंट्रोल की जाती है, उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। सरकार का अगर हस्तक्षेप नहीं है और मार्केट द्वारा संचालित की जा रही है कोई भी अर्थव्यवस्था, तो उसे हम कहते हैं बाजार अर्थव्यवस्था। तो इसमें सही आंसर क्या हो गया? सही आंसर है सरकारी नियंत्रण से मुक्त होना। सरकारी नियंत्रण से अगर कोई अर्थव्यवस्था मुक्त है तो इसे हम क्या बोलेंगे? मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं। कौन सी इकोनॉमी बोलते हैं? मार्केट इकोनॉमी। चलिएगा अगला क्वेश्चन, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है कितने तारीख को? 15 तारीख को। चलिए 15 आंसर सभी लोगों का आने लगा। 15 मार्च कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। आगे आइएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। एक बात समझना, राष्ट्रीय युवा दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? यह स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद की जयंती
किसकी जयंती पर मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती कब है? 12 जनवरी। 12 जनवरी को किसके रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? कृषि उत्पादन इसको हरित क्रांति कहते हैं। कौन सी क्रांति कहते हैं? हरित क्रांति। और एक क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे कि हरित क्रांति का जनक भारत में किसे कहते हैं? हरित क्रांति का जनक भारत में किसे कहते हैं? बेसिकली दो क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे। हरित क्रांति का जनक वैश्विक स्तर पर किसे कहते हैं और हरित क्रांति का जनक भारतीय स्तर पर किसे कहते हैं? वैश्विक स्तर और भारतीय स्तर, इन दोनों स्तर पर जनक किसे कहते हैं? जल्दी से बताइएगा। एक क्वेश्चन का आंसर और सुन लो। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कब की गई थी? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी 1968-69 में। ठीक, कब की गई थी? 1968 में। मछली उत्पादन का संबंध किससे है? मछली उत्पादन का संबंध है किस क्रांति से है? तो मछली उत्पादन का संबंध है नीली क्रांति से। किससे है? नीली क्रांति से। और तिलहन उत्पादन का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन का संबंध है किससे? सरसों से। पीली क्रांति का उत्पादन किससे है? तो यह है पीली क्रांति। कौन सी क्रांति है? पीली क्रांति। और दुग्ध उत्पादन किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति से संबंधित। श्वेत क्रांति। अब एक क्वेश्चन का आंसर आप और करिएगा। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? नॉर्मन बोरलॉग को कहते हैं। और भारतीय स्तर पर MS स्वामीनाथन को कहते हैं। चलो बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का आंसर, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं? श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नितिन सर के द्वारा सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हिंदी व्याकरण की इंडिविजुअल क्लास शुरू कर दी गई है। इसका नया बैच बिल्कुल शुरू है। आप हिंदी की क्लास को ज्वाइन करके अपनी हिंदी की समस्या का निपटारा कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप इन नंबरों पर संपर्क भी कर सकते हैं। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है कब? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर एकदम आसान सा क्वेश्चन है। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है भाई? मिलाना है। आ जाओ। विशाखापट्टनम स्थान, एक तरफ स्थान दे रखा है, दूसरी तरफ क्या दे रखा है? उद्योग। कौन सा स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इस क्वेश्चन को बताना है आपको। देखिए, विशाखापट्टनम की अगर हम बात करें तो विशाखापट्टनम किसके लिए प्रसिद्ध है? विशाखापट्टनम पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। मुरी किसके लिए प्रसिद्ध है? मुरी की अगर हम बात करें, मुरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, मुरी प्रसिद्ध है एल्यूमिनियम के लिए। और गुड़गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुड़गांव मोटर गाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। पनकी किसके लिए? उर्वरक। पनकी, कानपुर का पनकी किसके लिए प्रसिद्ध है? उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, आइएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में तेल की पहली परिसंस्करणशाला कहां स्थापित की गई थी? बरौनी में, विशाखापट्टनम में, डिगबोई में, मुंबई में। जल्दी से बताइएगा। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। देखिए, भारत में तेल की पहली
शाला। इसका मतलब यह है कि तेल शोधनशाला पहली कब भारत में खोली गई थी? तो पहली तेल शोधनशाला कब खोली गई थी? डिगबोई में। कहां खोली गई थी? डिगबोई में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है? जल्दी से बताइएगा, इसमें से कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है? देखिए, ज्वारीय बंदरगाह की अगर हम बात करें तो कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है। एक क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे, जल्दी से ये बताइए कि कांडला बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया? कांडला बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया? यह एक ज्वारीय बंदरगाह, यह है कहां पर? यह गुजरात के कच्छ में है। कहां है? गुजरात के कच्छ में। गुजरात के कच्छ में। चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसी का नाम बदल करके पंडित दीनदयाल रखा गया है। क्या रखा गया है? पंडित दीनदयाल बंदरगाह। इसी का नाम क्या रखा गया? दीनदयाल बंदरगाह। चलिएगा, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? जंगली हाथियों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? चंद्रप्रभा अभयारण्य कहां है भैया? चंद्रप्रभा अभयारण्य है उत्तर प्रदेश में। कहां है? उत्तर प्रदेश में। चंद्रप्रभा अभयारण्य कहां है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। बांदीपुर अभयारण्य कहां है? बांदीपुर अभयारण्य है कर्नाटक में। बांदीपुर अभयारण्य है कर्नाटक में। क्लियर? चलिए, और ये जो अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, तो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? पेरियार अभयारण्य है। और यह पेरियार अभयारण्य कहां है? केरल में। कहां है? केरल में। चलिए, डी ऑप्शन सही है। चलो, शाबाश, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? वीडियो री एग्जाम, वीडियो का जो री एग्जाम होने वाला है, इसके लिए आपको मिलेंगे 15 मॉक टेस्ट की एक सीरीज वीडियो सॉल्यूशन के साथ। अगर आप इच्छुक हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो की अपनी तैयारी को परखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप इन नंबरों पर संपर्क करके इस बैच से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसके लिए एनरोलमेंट फीस आपकी केवल 349 रुपए। केवल कितनी है? 349 रुपए। आइएगा, अगला क्वेश्चन हमारा आज का। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में है? गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में है? चलिए, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह कहां पर स्थित है? यह स्थित है गुजरात में। कहां है भाई? गुजरात में। चलिए, शाबाश, बहुत बढ़िया। आंसर सभी लोगों के आ रहे हैं। कान्हा नेशनल पार्क, जल्दी से बताइएगा। यह आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार पूछा गया है। कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क कहां है? कान्हा नेशनल पार्क अवस्थित है कहां पर? मध्य प्रदेश में। कान्हा नेशनल पार्क कहां अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। चलिए, पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र, पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहां पर है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो पंचमढ़ी कहां है भाई? पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र अवस्थित है कहां पर? मध्य प्रदेश में। कहां पर अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश, सभी लोगों का आंसर आ रहा है मध्य प्रदेश। क्या बोल रहे भाई?
जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए, जनगणना का इतिहास अगर हम देखें तो भारत में जो पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में। कब हुई थी? 1872 में। ठीक, ये एक नॉन सिस्टमेटिक जनगणना थी भारत की। लेकिन भारत में जो पहली सिस्टमेटिक जनगणना हुई, यानी कि 10 वर्ष के आधार पर 10 वर्षीय जो जनगणना हुई पहली बार, ये 10 वर्षीय जनगणना हुई पहली बार 1981 में। 1872 में 1881 में कब की गई थी? 1881 में। देखिए, दो क्वेश्चन यहां से बनते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में पहली बार जनगणना कब की गई? तो इसका आंसर होगा 1872। भारत में पहली 10 वर्षीय जनगणना कब की गई? पहली बार 10 वर्षीय जनगणना की गई थी 1881 में। क्लियर? अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? दूसरा क्वेश्चन यह बनता है कि 1872 में जब पहली बार जनगणना की गई, किसके शासनकाल में की गई थी? तो ये किसके शासनकाल में की गई थी? रिपन के शासनकाल में की गई थी। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में की गई थी। और जब पहली 10 वर्षीय जनगणना की गई 1881 में, तब किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किया गया। किसके शासनकाल में? मेयो के शासनकाल में। क्लियर? तो जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? 10 वर्ष में एक बार की जाती है। 10 वर्ष में एक बार की जाती। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक, पंजाब से लेकर दिल्ली तक, मध्य प्रदेश का क्षेत्र, उड़ीसा का बालागीर क्षेत्र। कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग। ना भाई, ये जितने लोग सी बोल रहे हैं, नहीं, इसका आंसर सी नहीं होगा। ध्यान से एक बार देखो, मध्य प्रदेश में कहां कम वर्षा होती है भाई? मध्य प्रदेश में वर्षा साउथ वेस्ट मानसून से अच्छी खासी वर्षा होती है। तो देखिए, भारत में जो सबसे कम वर्षा होती है ना, वो दक्षिण पश्चिम मानसून जो यहां से जा रहा है, ये एक्चुअली ऐसे जो मानसून जा रहा होता है वो ऐसे निकल जाता है। कारण यहां अरावली पर्वत श्रृंखला है। ये अरावली पर्वत श्रृंखला पैरेलल पड़ने की वजह से यह सीधा मानसून ऐसे ऊपर की तरफ निकल जाता है। तो इसी के रास्ते में पड़ता है पंजाब और इसी के रास्ते में पड़ता है हरियाणा। पंजाब हरियाणा और कच्छ, ये वाला क्षेत्र जो है दिए गए ऑप्शन में सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। ठीक, बात समझ में आ गई? चलिएगा आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, सूरत किस नदी के तट पर बसा है? सूरत किस नदी के तट पर बसा है? सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, सोन नदी और कावेरी नदी। नर्मदा, ताप्ती, सोन और कावेरी नदी। इस क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। सूरत किस नदी के तट पर बसा है भाई? सूरत बसा है ताप्ती नदी के तट पर। किसके? ताप्ती नदी के तट पर। क्लियर? चलो एक बात और बता दो, एक क्वेश्चन का आंसर करना कि ये सोन नदी किसकी सहायक नदी? सोन नदी किसकी सहायक नदी? जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। दक्षिण भारत की एक सबसे पवित्र नदी कावेरी नदी, इसी कावेरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जानते हैं? दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। और नर्मदा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी कैसे प्रवाहित होती है? भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। अब एक क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे कि वह कौन सी दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वह कौन सी दो पर्वत श्रृंखलाएं जिनके भ्रंश से होकर नर्मदा नदी प्रवाहित होती है? वह कौन सी दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिनके भ्रंश से होकर नर्मदा नदी प्रवाहित होती है? इस क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे जल्दी से। चलिएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सूरत किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ताप्ती नदी के तट पर बसा है। अगला क्वेश्चन देखिए, नितिन सर के द्वारा हैंड रिटन ई बुक्स
हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। अगर आप नोट्स की समस्या से परेशान हैं, नोट्स आपके नहीं बने हैं, रिवीजन समय पर नहीं हो पाते सिर्फ इसलिए कि आपके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आइए और ऑफिशियल वेबसाइट से इन सभी हैंड रिटन नोट्स को आप परचेस कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा इंडियन ज्योग्राफी, सामान्य हिंदी, आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन इतिहास। इसी के साथ साथ आपको साइंस की तीनों ब्रांच मिलेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। और उसी के साथ साथ आपको मिलेगी भारतीय राज्य व्यवस्था। कौन मिलेगा भैया? भारतीय राज्य व्यवस्था। चले अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आइएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील, नौकागम्य झील कौन सी है? नौकायान झील का मतलब है कि ऐसी झील जिसमें नाव चलाई जाती है, ऐसी झील जिसमें नाव चलाई जाती है। कौन सी झील है? टिटिकाका झील, टिटिकाका झील, माराकाइबो झील, अथावस्का झील, लैडोगा झील। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची झील की अगर हम बात करें, दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील की बात करें तो वह कौन सी झील है? टिटिकाका झील है। कौन सी झील है? टिटिकाका झील है। एक्चुअली यह समुद्र तल से लगभग 3812 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, 3812 मीटर की ऊंचाई पर है। और टिटिकाका झील, एक क्वेश्चन का आंसर अब आप करेंगे कि टिटिकाका झील कहां स्थित है? टिटिकाका झील कहां स्थित है? मैं आपको एक आंसर बता दे रहा हूं कि यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कहां है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। आप आंसर करेंगे कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के किस देश में स्थित है टिटिकाका झील? टिटिकाका झील दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है। चलिए, अभी तक आंसर नहीं आया। चलो देखिए, मैं ही बता देता हूं टिटिकाका झील कहां स्थित है। टिटिकाका झील एक्चुअली पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित, पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित। क्लियर? पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित टिटिकाका झील दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? मृत सागर, कैस्पियन सागर, वॉन झील, अरल सागर। एक बात समझिए, ये जो वॉन झील है टर्की में है। वॉन झील कहां है? टर्की में। वॉन झील कहां है? टर्की में। वॉन झील विश्व की सबसे अधिक खारे पानी की झील है। यह विश्व की सबसे अधिक खारे पानी की झील, विश्व की सबसे अधिक खारे पानी की झील। दुनिया की सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? वॉन झील। आपको बताना है सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। कौन है भैया? कैस्पियन सागर। चलो अब एक क्वेश्चन का आंसर और कर देना, ये मृत सागर कहां है? मृत सागर कौन से देश में है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी करेंगे कमेंट बॉक्स में जल्दी से। मृत सागर कहां पर सिचुएटेड है? अगला क्वेश्चन, महाकुंभ कितने वर्ष के अंतराल में लगता है? महाकुंभ कितने वर्ष के अंतराल पर लगता है? ये बात सभी को पता होगा संभवतः। महाकुंभ 12 वर्ष, 10 वर्ष, 9 वर्ष, 6 वर्ष। जल्दी से बताइएगा। महाकुंभ कुल 12 वर्ष के अंतराल पर लगता है। चलो सभी लोगों का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। महाकुंभ कितने वर्ष के अंतराल में लगेगा? महाकुंभ 12 वर्ष के अंतराल पर लगता है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए, एक तरफ आपको पर्वत श्रृंखला का नाम दे रखा है और दूसरी तरफ आपको उन पर्वतों के प्रकार दे रखा है। कौन सा पर्वत श्रृंखला किस प्रकार का है यह बताना है आपको। आल्प्स पर्वत, वोस्जेस पर्वत, विंध्यन पर्वत, फ्यूजियामा। तो बताइएगा जल्दी से। देखिए,
आल्प्स पर्वत की बात करें तो आल्प्स कैसा पर्वत है भैया? आल्प्स एक वलित पर्वत है। वोस्जेस पर्वत की अगर हम बात करें तो वोस्जेस पर्वत कैसा है? वोस्जेस पर्वत एक ब्रंसोत पर्वत है जिसे ब्लॉक माउंटेन के नाम से जानते हैं। और विंध्यन पर्वतमाला कैसी है? एक अवशिष्ट पर्वतमाला है। फ्यूजियामा जो जापान की है ज्वालामुखी पर्वत है। कैसी पर्वत है? ज्वालामुखी पर्वत। क्लियर? चलिए, ज्वालामुखी पर्वत का मतलब क्या हुआ? ज्वालामुखी पर्वत का मतलब हुआ कि एक ऐसे पर्वत का निर्माण जिसका निर्माण किसकी वजह से हुआ हो? ज्वालामुखी उद्गार के कारण हुआ, उसे हम ज्वालामुखी पर्वत के नाम से जानते हैं। वलित पर्वत का मतलब क्या है? वलित पर्वत का मतलब है कि दो प्लेटों के मुहाने पर आंतरिक गतियों, आंतरिक बलन के कारण, पृथ्वी के आंतरिक बलन के कारण यहां पर मोड़ की वजह से जो पर्वत बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलते हैं कौन सा पर्वत? वलित पर्वत। क्लियर है? चलिएगा, दूसरा अवशिष्ट पर्वत हम किसे कहते हैं? कोई भी पर्वत हो जब उसकी सतह का बहुत अधिक मात्रा में अपक्षय और अपर्दन हो जाता है, उसकी ऊंचाई औसतन कम हो जाती है, तो उस पर्वत श्रृंखला को हम कौन सी पर्वत श्रृंखला बोलते हैं? अवशिष्ट पर्वत के नाम से जानते हैं। क्लियर है भाई? यहां तक बात समझ में आ गई? तो सभी लोगों का आंसर देख लीजिए, 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2। चलिए अगला क्वेश्चन। यह हमारी आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से मिलेंगे हम इसी समय पर 1 बजे से 2 बजे तक। जैसा कि आपने 30 क्वेश्चन करा जिसमें आपको ज्योग्राफी और इकोनॉमी के मिक्स क्वेश्चन थे। ये ज्योग्राफी और इकोनॉमी के जो क्वेश्चन आपको दिए गए, जो आपने करा है, पेट स्पेशल क्वेश्चन, पेट के पेपर के आधार पर बनाए गए क्वेश्चन है जो आपकी मदद करेगा पेट के पेपर में। तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, सावधानी पूर्वक पढ़िएगा, सभी क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िएगा। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।